गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास कक्षा 6 का पार्ट जो हमारा सेकंड चल रहा था उसी का हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर कर लिए थे। उसके बाद आज हम क्या करें, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर है। आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पेज नंबर आपके 20 है, जो हिंदी पाठमाला है उसका सेकंड चैप्टर का। उसमें आपको एक पैराग्राफ दे रखा है। मैं सबकी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा की कसौटी में खरे उतरे हो। मुझे अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन की नहीं, एक योग्य गुणवान युवक की तलाश थी। वह मुझे मिल गया है, मेरा सच्चा धन तू ही है। अब हमें इससे नीचे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। उन 3 क्वेश्चन के आंसर हमें इसी पैराग्राफ से फाइंड करके लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, परीक्षा कौन ले रहा था? परीक्षा कौन ले रहा था? फर्स्ट पर्सन में आपको दे रखा है। इसका उत्तर क्या होगा? परीक्षा गुरुजी ले रहे थे। सेकंड क्वेश्चन आपको इसमें दे रखा है, गुरुजी को कैसे युवक की तलाश थी? इसका आंसर क्या होगा? गुरुजी को योग्य तथा गुणवान व्यक्ति की तलाश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है थर्ड, गुणवान शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके बताइए। आंसर इसका क्या होगा? इसमें मूल शब्द और प्रत्यय हमें अलग अलग करके बताने हैं। तो इसका मूल शब्द क्या होगा? गुण, और प्रत्यय इसका क्या हो जाएगा? वान। तो हमारा शब्द क्या बनता है? गुणवान। ओके। उसके आफ्टर आपको बात भाषा की, यानी आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज दी हुई है जिसे हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दे रखा है, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन से 3-3 शब्द बनाने हैं आपको। संयुक्त व्यंजन हमारी हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन बताए गए, श, त्र, ग और श। तो फर्स्ट आपको श दे रखा है, श में आएगा, इसमें फर्स्ट आप लिख लेना, इसमें क्षमा, क्षितिज और क्षत्रिय। त्र वाले में क्या लिखोगे? 3 शब्द है आपके त्र के लिखना, त्रिभुज, त्रिनेत्र और त्रिशूल। ग, ज्ञानी वाले से इस तरह होगा, ज्ञानी, ज्ञाता और ज्ञान। श्रेय से होगा इसमें श्रमिक, श्रोता और श्रवण। ये आपने 3-3 शब्द है, वो आप अपनी एक्सरसाइज में फिल करना। उसके बाद में आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी उसका उल्टा होना। फर्स्ट आपको क्या दे रखा है? प्राचीन। प्राचीन का होगा नवीन। सेकंड है गुणवान। गुणवान का क्या होगा? गुणहीन। थर्ड आपको शुभ दे रखा है, शुभ का अशुभ। फोर्थ आपको दे रखा है उदास। उदास का क्या होता है? प्रसन्न। फिफ्थ आपको गुरु दे रखा है, गुरु का शिष्य। नेक्स्ट दे रखा है निर्धन। निर्धन का धनवान। उससे नेक्स्ट दे रखा है मान। मान का क्या होगा? अपमान।
और उससे नेक्स्ट है स्वीकार, स्वीकार का होगा अस्वीकार। क्लियर हो गया सबको? उसके बाद में आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आपको दे रखा है ए प्लस समर्थ, तो दोनों शब्द मिलके उपसर्ग मिला के हमने नया शब्द क्या बनाया है, असमर्थ। ए प्लस शुभ से बनाया है अशुभ। वैसे ही हम निम्नलिखित उपसर्गों को जोड़कर नए शब्द बना रहे हैं। उसमें सबसे पहला आपको दे रखा है ए प्लस ज्ञान, तो क्या बनता है हमारा अज्ञान। सेकंड आपको दे रखा है आ प्लस जन्म, क्या बनेगा आजन्म। थर्ड आपको दे रखा है ला प्लस परवाह, तो क्या बनता है लापरवाह। फोर्थ आपको दे रखा है वी प्लस शेष, तो क्या बनेगा विशेष। उससे नेक्स्ट दे रखा है प्र प्लस कृति, तो क्या शब्द बना हमारा प्रकृति। नेक्स्ट दे रखा है उप प्लस चार, तो क्या बना उपचार। उससे नेक्स्ट है आपका उप प्लस हार, तो नया शब्द हमारा क्या बना उपहार। उससे नेक्स्ट है ए प्लस समय, तो हमारा नया शब्द क्या बना है असमय। यहां तक सबने फिल कर लिया एक्सरसाइज। उसके बाद में आपकी फोर्थ है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखने हैं। आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके बहुवचन बताने हैं। हम एक व्यक्ति को एक वचन बोलते हैं, एक से ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं बहुवचन। फर्स्ट आपको दे रखा है छात्र, तो हमारा बहुवचन क्या हो जाएगा छात्रों। पुस्तक का पुस्तकें, वस्तु का वस्तुएं, ऋतु का ऋतुएं, और स्त्री का स्त्रियां, और सीढ़ी का सीढ़ियां। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वर्णमाला में व्यंजन के प्रत्येक वर्ण का पांचवा वर्ण, यानी ये हमारी जो वर्णमाला होती है कै ख ग घ ड़, जिसका लास्ट वर्ण क्या होता है अड़ अण, ये शब्द होते हैं। तो ये हमारे पंचम वर्ग कहलाता है। आपको नीचे कुछ पंचम वर्ग दे रखे हैं बुक में, कै वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के और पै वर्ग के। तो ये पंचम वर्ण होते हैं। आजकल पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में, हमने जो ग्रामर में हमारा सेकंड चैप्टर वर्ण विचार वाला पढ़ा था, उसमें हमने अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पढ़ा था। अनुस्वार का क्या होता है, इसमें पॉइंट एक बिंदु लगता है, और अनुनासिक का क्या होता है चंद्र बिंदु होता है। इसमें किसकी न और मै की ध्वनि निकलती है। जो हमारे न और रै क्या होते हैं स्वर रहित होते हैं, जिनके साथ में स्वर नहीं होता है, उनकी ध्वनि निकलती है। इसको हम अनुस्वार के रूप में भी लेते हैं। तो लिखने का प्रचलन हो गया है कि अनुस्वार के रूप में हम हाफ न और हाफ मै की जगह जो स्वर रहित होते हैं उनको हम अनुस्वार के रूप में भी दिखा सकते हैं। पंचम वर्ण जब अपने ही वर्ग के किसी अन्य वर्ण के साथ जुड़ा होता है, तब वह अपने से पहले आने वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार के रूप में लग जाता है। जैसे आपको ये शब्द दे रखा था बंदर, बंदर शब्द में हमारा क्या है पंचम वर्ण दे रखा है, पंचम वर्ण हाफ दे रखा है। ये हाफ का मतलब ये जो पाई होती है जिसके नीचे हलंत लगा होता है, तो हम हलंत के साथ में इसकी पाई भी हटा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया स्वर रहित पंचम वर्ण हो गया। अब हमने इसको हटा के क्या है, इसका जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है या शब्द होता है, जो भी वर्ण दे रखा है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं अनुस्वार के रूप में लगा देते हैं। तो वैसे ही आपको यहाँ पे बताया गया है कि पहले आने वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे पंखा, पंखा होता है, पंखे पे आपको ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है पै के ऊपर, तो ये अनुस्वार हमारा कहाँ आना चाहिए, हमारा अनुस्वार कहाँ आता है पै के बाद में आता है, इसलिए हमने पै के ऊपर अनुस्वार के रूप में दिखा दिया है। व्यंजन आपको दे रखा है, चंडी दे रखा है, जंतु दे रखा है और संवाद दे रखा है, ये शब्द दे रखे हैं। वैसे ही हमें नीचे शब्द कुछ और दे रखे हैं। फिफ्थ आपको दे रखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलते हुए शब्दों को आपको पुनः लिखना है। अब हम इन शब्दों को हम पुनः लिखेंगे हमारी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग।
हमारा सबसे पहला शब्द क्या है इसमें? गंगा। तो गंगा में कौन सा वर्ण आया है आपका? पंचम वर्ण, ये वाला बीच का। तो हमने इसको अनुस्वार के रूप में हटा के यहाँ पे दिखा दिया है। मंच में स्टूडेंट हम इसको इस तरह लिख के दिखाएंगे, पंचायत। नेक्स्ट आपका डंडा। फिफ्थ आपका दे रखा है संभव। सिक्स आपका दे रखा है बंदर। हमने सबको इसको दिखा दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है स्वरों का उच्चारण करते समय। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, जो हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं जब, तो हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो हमने स्वर की डेफिनेशन में आपको पढ़ा था कि अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं। तो अनुस्वार में तो हमारी नासिकीय ध्वनि निकलती है और अनुनासिक में हमारे क्या निकलते हैं? हमारे मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है। तो स्वर नासिकीय या अनुनासिक कहलाते हैं। इन्हें लिखने के लिए हम क्या बोलते हैं? इसमें चंद्र बिंदु बोलते हैं का प्रयोग किया जाता है। इसे शिरोरेखा, शिरोरेखा कौन सी होती है? जो हम शब्द के ऊपर लगाते हैं। जैसे आपने लगाया माता, माता के ऊपर जो हम लाइन खींचते हैं, ये हमारी क्या कहलाती है? शिरोरेखा, यानी सिर के ऊपर की जो रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? शिरोरेखा के ऊपर मात्रा हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे माँ, बच्चों और घरों। तो हमने ये जो घरों शब्द लिखा है, हमने यहाँ पे क्या लगाया है? ये चंद्र बिंदु के रूप में लगा दिया है। तो वैसे पाठ में अनुनासिक ध्वनि वाले शब्द छांट कर लिखने हैं। तो हम इसमें से जितने पाठ में हमारे अनुनासिक ध्वनि के शब्द आए हैं उनको लिखते हैं। जैसे फर्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे वहां, सेकंड आपका मांग कर, थर्ड आपका कहलाऊंगा, फिफ्थ आपका लाएंगे, नेक्स्ट आपका वस्तुएं, और उससे नेक्स्ट आपका जहां। तो ये आपके इस पाठ के अकॉर्डिंग हमने जो अनुनासिक के शब्द थे, चंद्र बिंदु के शब्द थे, उनको लिखा है। और ये हमारे क्या है? अनुस्वार के शब्द हैं। तो अनुस्वार में क्या होता है? हमारी नासिकीय ध्वनि निकलती है और अनुनासिक में हमारी नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। इसमें हम क्या है? शिरोरेखा के ऊपर हम पॉइंट के रूप में, एक बिंदु के रूप में दिखाते हैं और इसको हम क्या है? शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में दिखाते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका क्लियर हो चुका होगा ये चैप्टर की आपको इसमें क्या क्या बताया गया है। उसके बाद में है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जो हमने हमारी ग्रामर में पढ़ा है कि सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। जिसमें फर्स्ट आपका क्या है? पुरुषवाचक का सर्वनाम जो हमने पढ़ा था। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने हमारे 3 पॉइंट पढ़े थे। सबसे पहला हमारा क्या था? उत्तम पुरुष का, सेकंड हमारा मध्यम पुरुष का और थर्ड हमारा क्या था? अन्य पुरुष का। उत्तम पुरुष में व्यक्ति स्वयं के लिए, अपने लिए, यानी बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष के शब्द कहलाते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए कौन कौन से शब्द यूज करती हूँ? मैं, मेरा, मुझे, ये शब्द प्रयोग करती हूँ।
सेकंड हमारा क्या था, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में हमने क्या पढ़ा था, जिसमें बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए, यानी जो श्रोता होता है, सुनने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, मध्यम पुरुष के, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसमें जैसे मैं है, मैं अभी बोल रही हूँ, मैं सुनने वाले व्यक्ति के लिए क्या यूज करूंगी, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, आप, आपका, ये शब्द प्रयोग करते हैं। उससे नेक्स्ट हमारा क्या है, अन्य पुरुष का, जिसमें क्या होता है, वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग न करके अन्य के लिए करता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपके लिए नहीं कर रही हूँ ये शब्दों का, बल्कि थर्ड पर्सन के बारे में आपसे पूछती हूँ, तो मैं क्या सेंटेंस, कौन से शब्द प्रयोग करूंगी, मैं ऐसे करूंगी कि वह कौन है, मैं उससे नहीं पूछ रही हूँ, मैं किससे पूछ रही हूँ, आपसे। वह कौन है, यह कौन है, उसका नाम क्या है, उसे कहाँ जाना है। तो हम इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए करते हैं, अन्य पुरुष के लिए करते हैं। क्लियर हो चुका है इसमें। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने क्या पढ़ा था, वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं, जैसे यह और वह, ये हमने क्या है, निश्चयवाचक में किए थे। उससे नेक्स्ट इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमने क्या पढ़ा था, वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चित वस्तुओं को, कि हमें जिसका पूरा पता नहीं होता, हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है, उनके लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ या कोई, कोई आया है इसमें, तो कोई आया है, हमें इसमें पता नहीं है कि कौन आया है, क्लियर नहीं है हमारे सामने कि हमारी मम्मी आई है, पापा आए हैं, या कोई अन्य व्यक्ति आया है, कोई बच्चा आया है, या कोई टीचर आया है, जो हमें क्लियर नहीं पता होता, प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने ही नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिर हमारा क्या आया था, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं, हम क्वेश्चन पूछने के लिए कौन कौन से शब्द करते हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये शब्द यूज करते हैं। तो ये सारे हमारे प्रश्नवाचक के होते हैं। और इन सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता है तो वो प्रश्नवाचक का वाक्य नहीं होता है। उसके बाद में हमने संबंध बोधक के किए थे। संबंध बोधक में इसमें क्या होता है, संबंध बोधक में जिसमें दो संज्ञा शब्दों या सर्वनामों के बीच में संबंध बताया जाता है, या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम करते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये सारे हमारे संबंध के। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हमने जिसकी और उसकी प्रयोग किया है, तो जिसकी और उसकी प्रयोग किया है, ये जिसकी और उसकी वो हमारा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। फिर हमारा लास्ट क्या था, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में हमने क्या पढ़ा था, निजवाचक में कर्ता यानी कार्य करने वाला व्यक्ति अपने खुद के लिए जो शब्द प्रयोग करता है वो हमारे क्या आते हैं, निजवाचक के शब्द होते हैं। उसमें हमारे 3 शब्द आते हैं, कौन कौन से, खुद, स्वयं और अपने आप। ये 3 शब्द मुख्य होते हैं जिनका हम निजवाचक में प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, आपको इसी बुक में एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें निम्नलिखित गद्यांश में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग कर गद्यांश को पुनः लिखिए। कि हमने क्या है, जो संज्ञा शब्द दे रखा है इसमें, अगर एक ही वाक्य में, पैराग्राफ में या गद्यांश में एक ही संज्ञा शब्द बार बार में आता है तो हमें कुछ अजीब सा लगता है, अटपटा लगता है। तो हम संज्ञा शब्दों के स्थान पे कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उन्हीं को करके हमें इस पैराग्राफ को वापस लिखना है पुनः। तो आपको पैराग्राफ में पढ़ के बता रही हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। गुरुजी के आश्रम में शिष्यों के साथ बैठे थे। अब हमने ये पढ़ा है गुरुजी के आश्रम में। आश्रम किसका था, गुरुजी का था। गुरुजी के स्थान पे हम इस सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने गुरुजी के स्थान पे क्या लगाया, अपने। गुरुजी अपने आश्रम में शिष्यों के साथ बैठे थे। गुरुजी शिष्यों को अस्त्र शस्त्र संबंधी जानकारी दे रहे थे। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे गुरुजी के बारे में बात कर रहे हैं, गुरुजी के बारे में बात कर रहे हैं इसमें। तो हम ये गुरुजी शब्द बार बार नहीं बोल के हम उसके स्थान पे जो शब्द करते हैं वो लिखते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो हम उनके स्थान पे क्या लिख रहे हैं, वे शिष्यों को अस्त्र शस्त्र संबंधी जानकारी दे रहे थे।
सभी शिष्य ध्यान पूर्वक उनकी, गुरुजी के स्थान पे क्या लिखेंगे, उनकी बातें सुन रहे थे। गुरुजी के शिष्यों को ध्यान मगन, गुरुजी के शिष्य, ये हमें अजीब सा लगा है, तो हमने क्या लिखा है, वे अपने शिष्यों को ध्यान मगन देख अति प्रसन्न थे। तभी उन्होंने देखा एक शिष्य का ध्यान दूर कहीं लगा है, यानी वह कहीं और देख रहा है। गुरुजी ने शिष्यों से पूछा, तो उनके स्थान पे हमने गुरुजी के स्थान पे क्या लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, कौन से, जो दूसरा शिष्य दूसरी तरफ देख रहा था, जिसका ध्यान गुरुजी की बातों में नहीं था, उससे पूछा तुम वहां क्या देख रहे हो। हमने क्वेश्चन किया है, इस वाक्य में हमारा क्या है, प्रश्नवाचक का चिन्ह है, तो क्या क्वेश्चन किया है, तुम वहां क्या देख रहे हो। शिष्य ने बताया, हम शिष्य के स्थान पे हम क्या लगा सकते हैं, उसने बताया वहां एक छोटा हिरन है जो ठीक से चल नहीं पा रहा है। तो ये जो हमारा पैराग्राफ था, हमने गुरुजी के स्थान पे या शिष्यों के स्थान पे हमारे जो बार बार पुनः शब्द आ रहे हैं, उनके स्थान पे कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। उन्हीं शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए इसी पैराग्राफ को हम जो नीचे स्पेस दिया हुआ है उसमें पुनः लिखेंगे। ऑल स्टूडेंट को क्लियर हो चुका है। तो इससे क्या है, हमारे जब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो चीज़ या वो सेंटेंस है वो थोड़ा हमें अटपटा या अजीब नहीं लगता है, बल्कि उसका अर्थ हमें सही तरीके से मालूम हो जाता है कि कौन किससे बात कर रहा है और कौन किसको क्या कहना चाहता है। इसीलिए हम संज्ञा के स्थान पे कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम शब्द बोलते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, आपको क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर।